हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम 17 अगस्त 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि 17 अगस्त 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमेशा हमारा डेट बेस्ड रहता है और आज का ये जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन है, हर साल 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाता है जो हाल ही में भारत द्विपक्षीय संबंधों के कारण चर्चा में रहा है? तो 17 अगस्त को इंडोनेशिया जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, 17 अगस्त 1945 को डच शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने की याद में इंडोनेशिया हर साल 17 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी तथा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग के कारण यह अवसर कूटनीतिक रूप से चर्चा में रहा। भारत सबसे पहले इंडोनेशिया के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने वाला प्रमुख देशों में शामिल रहा है। अब हमारा इस क्वेश्चन से, इस करंट अफेयर से जितने भी जीके स्टैटिक पॉइंट्स है उन्हें हम पढ़ेंगे। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है जिसमें 17,000 से अधिक द्वीप शामिल है। इंडोनेशिया की वर्तमान प्रशासनिक राजधानी जकार्ता है, जबकि इसका नया भावी प्रशासनिक शहर जो है नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर विकसित है, यानी इसकी नई राजधानी जो है वो नुसंतारा बनने वाली है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सुमत्रा द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में ग्रेट चैनल या हम इसे षड्यंत्र जलमार्ग की स्थिति भी बोलते हैं, यानी ये स्थित है। इसके बाद प्रसिद्ध सबंग बंदरगाह इंडोनेशिया के आचेह प्रांत में स्थित है, जिसका स्मारक और आर्थिक महत्व भारत के साथ जुड़ा हुआ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति आयोजित किए जाते हैं। दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला जो देश है वो इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया का प्रसिद्ध बोरोबुदर मंदिर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति और व्यापार का प्रसार सुवर्ण द्वीप यानी सुमत्रा और जावा द्वीप तक बड़े पैमाने पर था। इंडोनेशिया की आधिकारिक मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संगठन आसियान का मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा न्यू अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र मंत्री मंडल द्वारा सीमा क्षेत्र विकास और आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा प्रबंधन विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा प्रबंध विभाग का नया सचिव जो है वो राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण सीमा प्रबंधन विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। यह विभाग देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, फेंसिंग और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की निगरानी करता है। देखिए, सीमा प्रबंधन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट का जो गठन है वो 2000 वर्ष में गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। भारत की कुल स्थलीय सीमा पड़ोसी देश के साथ लगभग 15,106 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश में है, जिसकी जो लंबाई है लगभग 4,086 किलोमीटर के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर की। ठीक है, इसके बाद भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम मैकमोहन बोलते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर बॉर्डर्स के नाम आए हैं इस क्वेश्चन में। बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो टॉपिक आया है उससे हम यहाँ पर इसके जीके रिलेटेड पॉइंट जो है उसे यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको डूरंट लाइन कहा जाता है। भारत के कुल 16 राज्यों और 2 केंद्र प्रशासित जो प्रदेश हैं वो पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सीमा सुरक्षा बल मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रखवाली करता है। भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा मुख्य रूप से असम राइफल बल द्वारा की जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क के रूप में, वो कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देशों के साथ जिसकी सीमा लगती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पॉलिटी लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि संसद, संविधान और पॉलिटी का क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के सत्र के दौरान चर्चा में रहे विशेषाधिकारी प्रस्ताव यानी प्रिविलेज मोशन का उल्लेख लोकसभा के किस नियम के तहत किया गया था? तो ये जो नियम है वो है 222वें नियम के तहत इसको उल्लेख किया है लोकसभा के अंदर। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। संसद सत्र के दौरान वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ दिए गए बयानों के संदर्भ में विशेष अधिकार प्रस्ताव रणनीतिक रूप से चर्चा में रहा। लोकसभा में इस प्रस्ताव को लाने और उसकी प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो रूल यानी नियम 222 के तहत
लिया गया है, जबकि राज्यसभा में इसका नियम जो है 187 रूल के अंतर्गत आता है। तो आपको दोनों ही रूल्स याद करने हैं कि जो प्रिविलेज मोशन है वो कौन से नियम के अनुसार लाया गया है। ठीक है, अब देखिए संसदीय विशेष अधिकारी यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में वे विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां हैं जो संसद सदस्य को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों और उसके सदनों के विशेष अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेष अधिकारों की अवधारणा मुख्य रूप से ब्रिटिश संविधान यूके से ली गई है। जब संसद का कोई सदस्य यह महसूस करता है कि किसी मंत्री या व्यक्ति ने सदन या उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो वह विशेष अधिकार प्रस्ताव लाता है। विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकार करने का अंतिम अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के पास होता है, और राज्यसभा में विशेष अधिकार प्रस्ताव की अनुमति राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद सदन के सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से लगभग 40 दिन पहले तथा 40 दिन बाद का दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिलती है। यानी जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है उससे 40 दिन पहले और उससे 40 दिन बाद उन्हें किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होती है। संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को भी विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। नियम 377 के तहत लोकसभा सदस्य बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के अति आवश्यक मुद्दे सदन में उठा सकते हैं। जीरो आवर आपने सुना ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आवर होता है और काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो जीरो आवर भारतीय संसद की अपनी अनूठी देन है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद लगभग 12 बजे शुरू होती है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी से यानी टॉपिक करंट अफेयर का रिवर से रिलेटेड है। मानसूनी बारिश और निचले जल ग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी के कारण चर्चा में रही सुबनसरी नदी किस बड़ी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? क्योंकि ये चर्चा में है अभी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी मानसूनी बारिश के चलते सुबनसिरी नदी में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। सुबनसिरी नदी को उनकी उच्च स्वर्ण निष्पेक्ष क्षमता के कारण गोल्ड रिवर भी कहा जाता है और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दाहिनी तट की सहायक नदी है। जीके स्टैटिक पॉइंट देखिए, सुबनसिरी नदी का उद्गम जो है तिब्बत की हिमालयन पर्वत श्रृंखला से होता है, जहां से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सोंगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग या दिहांग कहा जाता है। असम घाटी में आने के बाद इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है और असम में इसे पुरुष नद के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली का निर्माण करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। जब जमुना नदी गंगा से मिलती है तो उनकी संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जमुना कौन सी है, मेघना कौन सी है। तो याद रखना, जमुना सिर्फ ब्रह्मपुत्र को जब वो बांग्लादेश में जाती है तब कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वो गंगा से मिलती है और एक दोनों मिलकर एक धारा जब क्रिएट करते हैं तो उसे मेघना कहा जाता है। तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, कामेंग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। लोहित नदी को खून की नदी यानी ब्लड रिवर भी कहा जाता है, जिस पर प्रसिद्ध धोला सादिया पुल बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की उन चुनिंदा नदियों में शामिल है जहां टाइडल बोर्ड की परिघटना स्पष्ट रूप से देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अगेन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर संग्रह की निगरानी के लिए सीबीआईसी का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआईसी का जो नया सदस्य है वो वी राम मैथ्यू को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी वी राम मैथ्यू ने आधिकारिक रूप से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए सदस्य के रूप में पदभार संभाल लिया है। यह बोर्ड देश की जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े कर नीतियों के क्रियान्वयन और नियम का शीर्ष निकाय करती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करने वाले एक प्रमुख निकाय है।
पहले इस संस्था को केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर बाद में सीबीआईसी किया गया है। पहले इसे सीबीईसी कहा जाता था और बाद में सीबीआईसी कहा जाता है। ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हुआ था। जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में 101वां जो संविधान संशोधन 2016 में पारित किया गया है, जिससे जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है। फिर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी देश में इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स जैसे प्रत्यक्ष करों का प्रबंधन करता है। भारत में आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वर्तमान में भारत के 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया हैं। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक मान्य होता है। ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है इकोनॉमिक्स, और ये जो है वो मर्चेंडाइज ट्रेड टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर है। वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में टोटल 22.8% की बढ़ोतरी दर्ज की है। ऑप्शन बी सही होगा। वैश्विक बाजार में भारतीय स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की बढ़ती मांग के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का जो निर्यात है वो 22.8% की जोरदार छलांग के साथ एक नया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के कारण भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। भारत में विदेश व्यापार नीति का निर्धारण और विनियम केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मूल्य के आधार पर भारत के शीर्ष निर्यात उत्पादों में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं शामिल होती हैं। भारत से स्मार्टफोन निर्यात करने वाले देश में अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड और यूके प्रमुख खरीदारी देश हैं। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में घरेलू विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भर घटाना है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को समझौते के तहत की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य देश रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम भारत में वर्ष 2005 में पारित किया गया था, जो 2006 से प्रभावी हुआ। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका बना हुआ है। भारत के विदेशी व्यापार घाटे को बांटने इसमें अदृश्य सेवाएं, इनविजिबल सर्विस जैसे आईटी और सॉफ्टवेयर निर्यात की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो हिस्ट्री आर्कोलॉजी से रिलेटेड है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को गुजरात के किस प्राचीन ऐतिहासिक शहर की खुदाई से क्षत्रप काल की दुर्लभ चांदी के सिक्के और अवशेष मिले हैं? तो उन्हें जो क्षत्रप पीरियड्स के वडनगर के अंदर सिक्के और अवशेष मिले, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थल और गुजरात के ऐतिहासिक प्राचीन नगर वडनगर की गहरी खुदाई के दौरान क्षत्रप काल के दुर्लभ चांदी के सिक्के और प्राचीन आवासीय अवशेष मिले हैं। यह खोज भारत की प्राचीन मार्गों, बौद्ध संस्कृति और उत्तर पश्चिमी भारत में शासकों के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। वडनगर गुजरात के महसाणा जिले में स्थित एक बेहद प्राचीन और किलाबंद ऐतिहासिक शहर है, जिसे चमत्कारपुर नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में पश्चिमी क्षत्रप या शक शासक पश्चिमी भारत में शासन करने वाले एक प्रसिद्ध जो प्रमुख राजवंश थे। पश्चिमी क्षत्रप वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक रुद्रमन प्रथम था, जिसने जूनागढ़ शिलालेख जारी किया था। जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। शंख संवत की शुरुआत भारत में कृषाण शासक कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में की गई थी, जिसे भारत का राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया गया है। गुजरात में स्थित धोलावीरा को यूनेस्को द्वारा 40वीं विश्व धरोहर रूप में मान्यता मिली है। धोलावीरा अपनी अनूठी त्रिस्तरीय नगर योजना और प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित एकमात्र हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था, जहां कृत्रिम गोलीबार मिला था। रंगपुर और सरगदोता भी गुजरात में स्थित प्रमुख हड़प्पाकालीन पुरातत्व स्थल है। भारत में पुरातत्व अनुसंधान और संरक्षण का केंद्रीय दायित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी।
अगला प्रश्न हमारा इंटरनेशनल से रिलेटेड है, लेकिन इसका टॉपिक है मैपिंग। ठीक है, तो अगर आपके पास मैप हो तो प्लीज मैप लेकर जरूर बैठना इस क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और चौक पॉइंट सुरक्षा के कारण चर्चा में रही गिब्राल्टर जल संधि किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? तो ये जो है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों और वाणिज्यिक जहाजों की आवाई की निगरानी के चलते गिब्राल्टर जल संधि वैश्विक शिपिंग लॉजिस्टिक में चर्चा में है। यह स्मारक जल संधि यूरोप के स्पेन देश को अफ्रीका के मोरक्को देश से अलग करती है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगर आप मैप साथ में लेकर बैठे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। गिब्राल्टर जल संधि को अटलांटिक महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस जल संधि के उत्तरी तट पर स्पेन और ब्रिटिश विदेश क्षेत्र गिब्राल्टर स्थित है, जबकि दक्षिणी तट पर मोरक्को देश बसा है। गिब्राल्टर की चट्टान को हेरेकुलस ऑफ पिलर के रूप में भी जाना जाता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली इस जल संधि की चौड़ाई सबसे सक्रिय स्थान पर मात्र 14 किलोमीटर है। भूमध्य सागर को महाद्वीप के बीच का सागर कहा जाता है, जिसके उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में एशिया स्थित है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को एक दूसरे के पूरी तरह अलग करने का काम यही गिब्राल्टर जल संधि करती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे जहाजों को अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली कृत्रिम नहर का नाम किल नहर है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाली पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मिलती है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला सबसे व्यस्त मार्ग है। अगला प्रश्न हमारा जो है वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड है, यानी आज के करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिए आप इसे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम की किस प्रसिद्ध मीठे पानी की रामसार साइट में अतिक्रमण और कचरे के डंपिंग पर कड़ा रुख अपनाया है? तो उन्होंने असम के दीपोर बिल जो झील है मीठे पानी की, उसमें कड़ा जो रुख है वो अपनाया है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुवाहाटी के पास स्थित असम की एकमात्र रामसार साइट और मीठे पानी की झील दीपोर बिल में जो हो रहे कचरे के डंपिंग और अवैध निर्माण निर्माण पर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम को इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दीपोर बिल जो है असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी शहर के दक्षिणी पश्चिमी में स्थित एक स्थायी मीठे पानी की झील है, याद रखना। वर्ष 2002 में इस झील को जैविक विविधता और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु रामसार आंध्रभूमि स्थल घोषित किया गया था। यह झील ब्रह्मपुत्र नदी के एक पुराने चैनल का ही रूप है और यहाँ पक्षियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। मणिपुर में स्थित लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, केमूल राष्ट्रीय उद्यान है। देन आफ्टर रामसार अभिसमय यानी कन्वेक्शन आप कह सकते हैं इंग्लिश में, के तहत दुनिया भर में महत्वपूर्ण आंध्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है। भारत में वर्तमान में कुल रामसार स्थलों की जो संख्या है वो 85 से अधिक हो चुकी है, जिसमें सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एक विशिष्ट पर्यावरण अदालत के रूप में की गई। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय बेंच पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 के रूप में लागू किया गया था। असम राज्य के काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गेंडे और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है।